ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। नमस्कार। उम्मीदों के आकाश में संभावनाएं हमेशा मौजूद होती हैं। मुश्किलों में घबराना और हिम्मत हार जाना समस्या का समाधान नहीं है। कोविड-19 के इस दौर में भी कई संभावनाएं हैं, जिसे संभव बनाकर हम बेहतर वर्तमान के साथ साथ उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो सकारात्मक सोच रखिए और संभावनाओं को संभव बनाते रहिए। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए हम रोज ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद और आपके श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम की शुरुआत मास्क से करते हैं। मास्क, इसी कार्यक्रम में एक बैंगलोर के हमारे कॉलर हैं श्रीकांत जी, उन्होंने कहा कि मास्क यानी माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट। सरकार और आप जैसे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि मास्क जो है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये सबसे अच्छा तरीका है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का। लेकिन इसे लेकर लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या अब एक्सरसाइज करने के दौरान मास्क पहनना चाहिए? क्या कहेंगे आप इस पर? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही लोगों के मन में ये शंका रहती है कि एक्सरसाइज करते हुए क्या मास्क पहनना जरूरी है। तो मास्क पहनने से एक तो एक्सरसाइज के टाइम पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है और दूसरा जब स्वेटिंग होती है मास्क पहनते हुए एक्सरसाइज करते हुए, तो वो स्वेटिंग जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है। तो मेरा ये मानना है और WHO का भी ये कहना है कि एक्सरसाइज करते हुए मास्क पहनना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हुए चाहे वो आप ओपन पार्क में करें तो बहुत अच्छा है, और जो दूरी है दूसरों से वो बनाए रखें, कम से कम 2 गज की दूरी जो है, 2 मीटर की दूरी, वो बहुत आवश्यक है। जी। मास्क से जुड़ा एक और सवाल लोगों के जहन में ये है, कुछ लोगों को ऐसा मिथ है कि मास्क पहनने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये एक मिथ है या भ्रांति है। जी। मास्क पहनने से कोई ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं रहता है और ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। जी। मास्क पहनने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा गया है। और मास्क जो है हम जो एडवाइज करते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हमें गाइडलाइंस देती हैं, वो बहुत ही साइंटिफिक बेसिस के आधार पे दी जाती हैं और मास्क पहनने से ऐसा नहीं पाया गया है कि किसी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो। मास्क के ऊपर बहुत सारी साइंस है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। मास्क कितनी तरह का होना चाहिए और किस स्थिति में कौन सा मास्क पहनना चाहिए, मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपके श्रोताओं को बहुत बार बता चुका हूं कि मास्क की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी जगह पे क्या कौन सा मास्क पहनना चाहिए। लेकिन इतना जरूरी है कि मास्क आज की तारीख में द चीपेस्ट अवेलेबल सोशल वैक्सीन है जो कि एविडेंस बेस्ड है और साइंटिफिकली प्रूवन है। जी। सो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जब भी बाहर निकले मास्क पहनकर ही निकले। यही नहीं, मास्क ही नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना और रेस्पिरेटरी हाइजीन और हैंड हाइजीन को बनाए रखना, ये सब चीजें कलेक्टिवली जब हम करते हैं तभी इफेक्टिव रहती है, ना कि सिर्फ मास्क पहनने से या सिर्फ हाथ धोने से या सिर्फ रेस्पिरेटरी हाइजीन से या डिस्टेंस बनाने से। जी बिल्कुल। डॉक्टर धमीजा, हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी है कि कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। अगर आज भारत में नंबर्स की बात करें, कोरोना नंबर्स की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले संक्रमित लोगों की संख्या कम है। कैसे देखते हैं इसे आप? ये स्थिति जो है देखने में आया है कि कुछ पिछले 7 दिनों से जो नंबर्स हैं हमारे थोड़े थोड़े डिक्लाइनिंग हैं। जी। और जैसे कि आपने शुरुआत में बताया होगा कि 82,000 के आसपास कल की संख्या है। जी। और टोटल केसेज जो है 60 लाख से भी ऊपर हैं, 61 लाख के आसपास आज हो चुके होंगे। जी। और उसमें एक्टिव केसेज तो सिर्फ 9,62,000 के आसपास हैं। जी।
और डेथ्स भी 95,000 के आसपास हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो R0 है, जो R इफेक्टिव हम जिसको बोलते हैं, वो अब 1 से नीचे है जी, 0.97, जो कि एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जी। और इसके बेस पे हम आगे की जो प्लानिंग है जो है वो हम करते हैं और इसी की स्थिति को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं जी। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो मुझे ये लगता है कि स्थिति जो है कुछ प्रदेशों में कंसर्न का जो विषय है, जो चिंता का विषय है, जिसमें केरला जो है जी, उसमें स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है और पिछले कुछ दिनों से लगातार केसेस की बढ़ोतरी हुई है। आज भी 7,000 के आसपास केसेस वहां पे मिले हैं जी। और केरला जैसा स्टेट जिसको हम बहुत अच्छा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिसमें है और ये माना जाता है कि केरला मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा है इनिशियली, तो आज की तारीख में केरला में भी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और मुझे ये लगता है कि अब दोबारा से ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो यूरोप में सेकेंड वेव जो है काफी भयानक रूप ले रही है और काफी केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में जो है ट्रेजेक्ट्री जो है मोर और लेस स्टैटिक है जी। और भारत में जैसे अभी आपने कहा कि थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है जी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम है, 0.2 के आसपास है और उससे कि ये लगता है कि अब हम जो है स्थिति में थोड़ा सा सुधार होता नजर आ रहा है मुझे जी। और ये बहुत अच्छी खबर है कि हम ग्रोथ ऑफ एक्टिव केसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं जी। और इसी से हमें जो है एक्टिव केसेस की बात हो या जो है हम डेथ की बात हो या डेथ पर मिलियन की बात हो, तो ये सब आंकड़े जो हैं इन पे गौर देना बहुत महत्वपूर्ण है जी। और पंजाब में जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं या हम डेथ रेट की बात करते हैं या केस फैटेलिटी रेट की बात करते हैं, तो केस फैटेलिटी रेट हमारा बहुत कम है, 1.6 के आसपास, जबकि विश्व स्तर पर ये 3% के आसपास है जी। लेकिन ये 1.6% जो केस फैटेलिटी रेट है उसमें भी बड़ी वेरिएबिलिटी है हमारे देश में। अभी मैं आपको पंजाब का उदाहरण दे रहा था कि पंजाब में अभी भी केस फैटेलिटी रेट हाईएस्ट है कंट्री में और इसको हमें नीचे लाना है। ऐसे ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी जो रेट है डिक्लाइन कर रहे हैं, बट स्टिल अभी वो 1.6 से ज्यादा है, मतलब कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है और इन प्रदेशों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो नए नए आंकड़े आते हैं और जो एनालिसिस हम करते हैं उससे जो है काफी हमें मदद मिलती है कि हम आगे जो है कैसे हम करें। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ रेट ऑफ एक्टिव केसेज है, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, वेरिएबल है, जो हमें ये दर्शाता है कि हम किस स्थिति में पैंडेमिक की हैं और ये आज की तारीख में -0.2% है, जैसे कि मैंने ये बताया। तो हमारा ग्रोथ रेट तो नीचे आ रहा है और जैसे जैसे हम टेस्ट बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जो है जो ये कंट्रोल जो है हम कर पाएंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव रेट्स को पिकअप कर दें जी। अभी भी पॉजिटिव रेट हमारा 8.4% है, जो मैं ये मानता हूं कि इसको हमें 5% के आसपास लाना चाहिए ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाएं। जी बिल्कुल, सरकार की भी यही कोशिश है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति से इस पर नियंत्रण पाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से निर्मल जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। निर्मल जी, स्वागत है आपका। हेलो सर जी, पूछे क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जैसे वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है जी, तो और फिर भी आप बोलते हैं कि रिकवरी रेट इतना हो गया है जी, तो क्या इसके मतलब जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनके अंदर दोबारा मतलब इसके सिम्टम आने के या इसके चांसेस हैं कोरोना के? दोबारा क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो एक बार ठीक हो चुका है वो फिर से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है? इनके दो प्रश्न हैं। पहले हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि जिस व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हो चुका है क्या वो दोबारा से संक्रमित हो सकता है या लक्षण आ सकते हैं? ऐसा बहुत कम अवस्था में हो सकता है, बहुत रेयरली, बहुत गिने चुने केसेज ऐसे मिले हैं जी कि जिनमें दोबारा संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। तो इट इज नॉट ए रूल बट इट इज एन एक्सेप्शन कि कभी कभी ऐसा देखने में मिला है। बट जनरली स्पीकिंग जो है एक बार कोरोना होने के बाद आप कोरोना एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस करते हैं और आपकी सेलुलर इम्यूनिटी भी आप में आती है और वो कितने समय तक रहती है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अभी तक की साइंस और साइंटिफिक रिसर्च ने बताया है कि 3 से 6 महीने तक जो है, कम से कम 3 महीने तो ये इम्यूनिटी रहती है। और जैसे जैसे हम इस वायरस के बारे में जानेंगे और जान रहे हैं उतना ही हमें ज्ञान मिल रहा है कि क्या ये जो इम्यूनिटी है कितने टाइम तक रहती है और कितनी स्ट्रांग रहती है। जी, इनका पहला सवाल ये था कि अभी कोई वैक्सीन नहीं है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग ठीक कैसे हो रहे हैं?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका जी। और इसका मतलब ये है कि माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं और जितने हम मॉडरेट टू सीवियरली पेशेंट्स हम एडमिट करते हैं उनको हम अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जो लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, चाहे वो आईसीयू बेड्स का हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स का हो, चाहे वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो अपने डॉक्टर्स को हम पढ़ा रहे हैं क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स के जरिए जी, उससे हम जो लोगों की मोर्टेलिटी है या लोगों का जो सीरियस बीमारी है उसको कंट्रोल कर पाने में हमारा जो है सक्सेस रेट ज्यादा है और इसीलिए हमारा रिकवरी रेट विश्व में सबसे ज्यादा है इस समय 80% के आसपास जी। तो ये एक थोड़ा सा राहत का जो है संकेत है और महामारी को काबू पाने में, क्योंकि ज्यादातर केसेज को हम बचाने की कोशिश में कामयाब रह पा रहे हैं और बचा पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है कंप्लेसेंट होना है या हमें अभी केयरलेस होना है। ये वक्त ऐसा है जब नंबर्स जो हैं या तो स्टैटिक हैं या बढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें और भी ज्यादा पब्लिक हेल्थ मेजर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। मध्य प्रदेश के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। आरिफ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप हमें सुन पा रहे हैं आरिफ जी? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, अब सवाल पूछें? जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मैं सीतापुर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी जी। ये जैसे कोरोना वायरस अब काफी मात्रा में कंट्रोल हो गया है कि 82-83% जो लोग ठीक हो रहे हैं, तो अब जैसे हम लोगों को क्या कर्तव्य बनता है कि ये स्थिति बिगड़ने ना पाए, तो हम लोग किन चीजों का पालन करें कि ये कंट्रोल हो गया है तो हमेशा कंट्रोल ही होता रहे? ये जानना चाहते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इनका क्या कर्तव्य है ताकि संक्रमण को नियंत्रित ऐसे ही रखा जा सके। मुझे बहुत खुशी है कि ये अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उन्होंने ये सवाल पूछा है जी। और इसके जो उत्तर में मैं इतना कहूंगा कि 3 लेवल्स हैं जिसपे ये नियंत्रण करने की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। एक तो मैक्रो लेवल पे है जो हम सरकारें और रिसर्चर्स और क्लिनिशियंस और डॉक्टर्स ये सब लोग कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, और दूसरा है माइक्रो लेवल जो इंडिविजुअल लेवल पे हमारी जिम्मेवारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम अपने आप को भी बचाएं और अपने साथियों को भी बचाएं और दूसरे सोसाइटी के लोगों को बचाएं। तो हमारी ये जिम्मेवारी वही बनती है कि जैसे हमें बताया गया है कि जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें, दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें और रेस्पिरेटरी हाइजीन पे पूरा ध्यान दें और ये सब चीजें इकट्ठे ही करें। और जब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलें अनलेस आप टेस्ट कराने जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। सो ये तो है माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे। एक और लेवल भी है जो मीजो लेवल जिनको हम कहते हैं, और वो है जैसे आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जो कम्युनिटी लेवल पे जो हमारा जो इससे लड़ाई है, उनका भी कर्तव्य है अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने समुदाय में, अपने अपने सोसाइटीज में वो सबको सैनिटाइज करें और सबको जो है सेंसिटाइज करें कि कितना महत्वपूर्ण है इस बीमारी से लड़ना और संक्रमण को काबू में रखना। और हम सब कंबाइंड चाहे वो सोसाइटी में सैनिटाइजेशन की जिम्मेवारी समझें, चाहे वो लोगों को एजुकेट करें, चाहे वो पोस्टर्स लगाएं, चाहे वो डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करवाएं, चाहे वो कैंप लगाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मीजो लेवल पे या सोसाइटीज के लेवल पे या कम्युनिटी के लेवल पे भी की जा सकती हैं। तो जब हम तीनों मिलके नेशनल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप या जन भागीदारी जिसको मैं बोलता हूँ, या फिर जो है मीजो लेवल पे जिसमें समुदाय जो है, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, उनके लेवल पे भी हमें काम करना है ताकि हम इस महामारी को कंट्रोल में बनाए रखें और नियंत्रण में रखें। जी बिल्कुल। बिहार के मादेहपुर से रेशमलाल दास जी जुड़ चुके हैं। रेशमलाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्कार जी सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मैं सर ये सवाल कर रहे थे सर, जैसे मंडी जाएंगे सर, मंडी में काम तो एक जगह सारे बंदे करेंगे जी, तो इसमें कैसे सावधानी से बरत के करना पड़ेगा सर? इनका सवाल सुरक्षित दूरी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर धमीजा ये जानना चाहते हैं कि जब ये बाजार जाएंगे, मंडी जाएंगे, वहां सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन हो? हम सब लोगों का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन जगह पर एक ही समय पर बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो। तो ये जो क्राउड है, जो ये भीड़ का जो है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है वायरस को फैलाने में। तो ये कोशिश यही रहे कि स्टैगरिंग करके जाए, सारे इकट्ठे एक ही समय पर मत जाएं।
आपको याद होगा कि जब हम लॉकडाउन लगाया था हम सरकार ने या विभिन्न सरकारों ने लगाया है, तो लॉकडाउन का पर्पज यही था कि एक ही समय पर बहुत सारे लोग जो है बीमार होकर नहीं आए और भीड़ से बचें, बाहर लोग ना निकलें, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट रहे, ताकि जो है इंटरेक्शन लोगों की ना रहे और दूरी बनी रहे। बिल्कुल। तो अभी भी वही ही स्थिति है, अभी भी हमें वही सावधानियों का पालन करना है कि भीड़ इकट्ठी ना होने दें और ऐसे समय पर जाएं जहां थोड़े थोड़े लोग करके जाएं और उचित डिस्टेंस जो है, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बनाए रखें, तभी हम इस महामारी को नियंत्रित कर पाने में कामयाब रहेंगे। जी। पंजाब के मुक्तसर से करनैल सिंह जी जुड़ चुके हैं। करनैल जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा जी सवाल ये है भी हम मास्क लगाने हैं जी जी ते वो ਅਸੀਂ नीचे कर लेने हैं ठोडी ते जी, ਅਸੀਂ रुमाल बांधने हैं, साइड बदल लेने हैं, कभी दूसरा साइड बांध लेने हैं, कभी दूसरा साइड मुंह पे बांध लेने हैं, कितना सही है जी? ये जानना चाहते हैं कि जब ये मास्क पहनते हैं, कई बार ये अपनी चिन पर मास्क को ले आते हैं, कई बार उस मास्क को पलट भी देते हैं, ये कितना सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मास्क पहनना एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन मास्क को सही से पहनना ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मास्क जो है, जैसे डबल लेयर मास्क हैं या मेडिकल और सर्जिकल मास्क हैं या N95 रेस्पिरेटर मास्क हैं, इन सब का पर्पज यही है कि जो आपकी जो सांस की हवा बाहर निकालने वाली है उसको फिल्टर करें या उसमें वायरस जो है ट्रैप करें, ताकि दूसरे लोगों को वो नहीं पहुंचे। तो अगर मैं मास्क पहनता हूं तो मैं दूसरे के लिए भी मास्क पहनता हूं और अपने लिए भी मास्क पहनता हूं, और दूसरे वाले जो लोग हैं वो मेरे लिए मास्क पहनते हैं और अपने लिए भी मास्क पहनते हैं। तो यू प्रोटेक्ट मी एंड आई प्रोटेक्ट यू का प्रिंसिपल है मास्क का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क को अच्छे से पहने, नाक को कवर करें, मुंह को कवर करें और कहीं से हवा ना निकले, ऐसी स्थिति में रहे मास्क जो है टाइटली रहे, ताकि आपको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपकी हवा जो है वो भी साइड से लीक ना हो। तो मास्क पहनने का बहुत तरीका है। अगर आपको स्ट्रिंग वाला मास्क है तो पहले नीचे वाला पहने, फिर ऊपर वाला पहने। अगर आपका जो इलास्टिक वाला मास्क है तो उतनी जो है स्ट्रिंग उसमें होनी चाहिए कि आपको टाइटली मास्क पहना जा सके। जी डॉक्टर धमीजा, इससे पहले कि अगले कॉलर पर चलें, मास्क से जुड़ा एक और सवाल ये है कि क्या मास्क पहनने से सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है? ये वही प्रश्न है, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि मास्क पहनने से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन रहती है या ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो कम हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मास्क पहनना बहुत जरूरी है इस समय पर, जब भी आप बाहर हो और बाहर निकलते हुए मास्क पहने, चाहे वो डबल लेयर मास्क पहने और मास्क को रोज बदलें। जो नॉर्मल मास्क आता है, जो हम मेडिकल या सर्जिकल मास्क बोलते हैं, उसको 3 से 4 घंटे या 6 घंटे ही पहना जा सकता है। और जो कपड़े का डबल लेयर मास्क आता है उसको रोज बदलें। और ये आपस में जो आगे पीछे जो इन्होंने बदलने की स्थिति बताई है, आगे वाला हिस्सा पीछे कर दिया, पीछे वाला हिस्सा आगे कर दिया, वो भी गलत है। आप मास्क को बदल लें। अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो चेंज करें, वॉशेबल मास्क है तो उसको डेली वॉश करें और अगले दिन पहने। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सुबोध कुमार जी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर, मैं सुबोध गुप्ता बोल रहा हूँ वाराणसी से। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसे भारतवर्ष में जैसे जैसे समय बीत रहा है तो ये कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, क्या ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इसे खत्म होने की संभावना आगे कब तक है, कब तक ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा? इनका पहला सवाल वायरस के म्यूटेशन से जुड़ा है कि क्या ये कमजोर हो रहा है या अपना स्वरूप बदल रहा है? ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि वायरस जो म्यूटेट हो रहा है या अपनी जेनेटिक इसकी कंपोजिशन में कुछ चेंज आ रहा है। इतना जरूर है कि हम वायरस को अब समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया वायरस था जनवरी के महीने में। और जैसे जैसे ये पिछले 8-9 महीने में हमने इस वायरस को डील किया है, तो हम इस वायरस की विरुलिटी जो है, विरुलेंस, वायरस लोड और वायरस की जो मॉर्बिडिटी कैपेबिलिटीज हैं, वो हम अच्छे से जान पा रहे हैं और किस समय पर किस इलाज की आवश्यकता है वो भी हम अच्छे से जान पा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि किस समय पर पेशेंट को जो है एडमिट होना चाहिए, किस पेशेंट को आइसोलेट होना चाहिए और किस पेशेंट को जो है किस समय पर किस इलाज की जरूरत है, वो हमारे जो ज्ञानवर्धक स्थिति आई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें बहुत मदद मिली है। मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों में ये क्लियर नहीं है कि ये क्वारंटाइन क्या है, होम आइसोलेशन क्या है और ट्रीटमेंट के लिए जो है ये इन सब चीजों के बारे में
पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है जी। तो जब किसी को एक्सपोजर होता है तो हम उनको क्वारंटाइन करते हैं जी। लेकिन उनमें लक्षण नहीं होते तब भी हम उनको अलग से क्वारंटाइन करते हैं। तो उसको उस स्थिति में, एक्सपोजर की स्थिति में हम जो है क्वारंटाइन बोलते हैं। अगर किसी को एक्सपोजर भी हुआ है और लक्षण भी आए हैं और पॉजिटिव है तो हम उसको हम आइसोलेशन में भेजते हैं जी। तो और फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी बाहर जगह पे निकले हैं तो वो दूरी बनाए रखें। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन। इन तीनों की इंडिकेशंस भी अलग हैं और तीनों का मतलब भी अलग अलग है। तो मैं आप के श्रोताओं को ये बताना चाह रहा था कि क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन में बेसिकली डिफरेंस लक्षण का है। अगर लक्षण नहीं है फिर भी आपको एक्सपोजर हुआ है और सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है जिसको हम 15 मिनट और जो बिना मास्क की बोलते हैं हम, उस अवस्था में हम क्वारंटाइन करते हैं। और अगर आपको एक्सपोजर हुआ है और आप पॉजिटिव और आपको लक्षण तो हम माइल्ड हैं या एसिम्प्टोमेटिक या बिल्कुल मिनिमम है तो हम होम आइसोलेशन बोलते हैं। जी बिल्कुल। इनका दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ऐसा है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ये वायरस कब समाप्त होगा, कब तक खत्म होगा। कि देखिए दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन और दो ही तरीके हैं, या तो हर्ड इम्यूनिटी है या फिर वैक्सीन जो है जी जो है, या फिर हम जो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यही है हम चेन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जी। और जैसे अगर ये 50 से 60% के एक से ज्यादा लोगों को अगर ये इन्फेक्शन रहती है तो वायरस को अनइन्फेक्टेड लोग नहीं मिलते हैं या ससेप्टेबल लोग नहीं मिलते हैं और वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है जी। इसका मतलब ये है कि अगर 60% लोग इन्फेक्टेड हैं तो बाकी 40% लोगों को भी बचाते हैं क्योंकि वायरस को ट्रांसमिशन की चेन को वो ब्रेक करते हैं जी। तो वायरस को क्या चाहिए, वायरस को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन्फेक्टेड नहीं है या जो ससेप्टेबल है, उसमें बहुत जल्दी से वायरस पकड़ता है और वायरस उसमें मल्टीप्लाई करके दूसरे तक पहुंचता है और दूसरे से तीसरे तक पहुंचता है। अगर समाज में ऐसे लोग ही नहीं है जो इन्फेक्टेड नहीं है या जो इम्यून नहीं है, जिनमें इम्यूनिटी नहीं है, अगर ऐसे लोगों को हम कम से कम रखेंगे जिसमें हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट आता है तो वायरस की चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है और वायरस जो है आगे फैलना बंद हो जाता है। लेकिन अभी ये पाया गया है और बहुत लोगों का ये मानना है और मेरा भी ये मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। सो बेहतर यही है कि हम वैक्सीन की वेट करें और वैक्सीन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस समय पर करीब 200 कैंडिडेट वैक्सीन है और जिसमें 30-40 वैक्सीन तो ऐसी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में है और 10-12 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 2 और फेज 3 में है। इसमें भारत में भी 3-4 वैक्सीन ऐसी आ रही हैं और मुझे ये उम्मीद है कि अगले वर्ष के शुरुआत में जो है फर्स्ट क्वार्टर में जो वैक्सीन की आने की संभावना है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि वैक्सीन अगर आ भी गई तो क्या ये सबको मिल पाएगी और किस कॉस्ट पे मिलेगी। तो इस पे अभी डेलिब्रेशन चल रही है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और बहुत सारी कमेटीज ऐसी हैं जो ये कुछ जानने की कोशिश कर रही है कि इस वैक्सीन को हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, हर व्यक्ति को कैसे मिलेगी। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भी कहा है कि रूपरेखा तैयार है, एक बार वैक्सीन आ जाए तो जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के शामली से अदल सिंह आर्या जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार जी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को और हमारे विशेषज्ञों को जिन्होंने इस कोरोना के आने से कितनी तत्परता से जनता की जान बचाई है। जी। अब दूसरा मेरा ये है जी कि जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ वैज्ञानिक कोविड का वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। जी। ये जो कोविड है इसके अभी हमारे विशेषज्ञों ने बताए हैं कि 6-7 स्तर के इसके विषाणु हैं। जी। तो इनमें किस किस प्रकार के विषाणु की वैक्सीन बनी। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सन 1919 में महामारी आई थी जी, उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बताया था कि जिन लोगों ने जंगल का बेर खाया था और लाठी पी थी वो बचे थे। अब एक दूसरी बात यह है जी कि जिस आदमी को टाइफाइड हो जाए उसके विषाणुओं को मारने के लिए हमारे पास जो मुनक्का है उसको जलाने से उसके विषाणु मरते हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रकृति के अंदर कोई चीज ऐसी खोज के लिए वैज्ञानिक जुटे हैं, कोई ऐसी वस्तु हो, परमात्मा ने तो दी है
पर कोई ऐसी वस्तु के लिए वैज्ञानिक हमारे जुटे हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। एक तरफ दुनिया भर में जहां वैक्सीन को लेकर शोध हो रहा है, वहीं अदल सिंह जैसे कुछ लोग ये हैं जो प्रकृति से ऐसा उपहार चाहते हैं जो कोरोना की लड़ाई में सक्षम हो। डॉक्टर धमीजा, जो इनका पहला सवाल था वो ये था कि किस विषाणु के लिए वैक्सीन बन रही है। इनके अनुसार कोरोना के 6-7 वायरसेस हैं। देखिए, ये कोरोना जो SARS-CoV-2 वायरस जो है जी, इसके जो एक नया वायरस है और इसके जो अगेंस्ट वैक्सीन जो है उसके लिए कोशिश कर रही है। और वैक्सीन बनाने में बहुत सारे स्टेजेज हैं और लैब से लेकर एनिमल्स लेकर और ह्यूमन ट्रायल्स में फेज 1, फेज 2, फेज 3 जी, एक लंबी प्रक्रिया है। और इसी वायरस के अगेंस्ट जो एक ही वायरस का जो अभी तक हमें जीनोम जो मिला है और जिन्होंने सक्सेसफुली हमने प्राप्त किया है, बना लिया है जी, उसके अगेंस्ट जो है कोशिशें जारी हैं पूरे विश्व में। और काफी हद तक मुझे उम्मीद है कि प्रोग्रेस जो है वो बड़ी तेजी से चल रही है। आपको पता होगा कि ऑन एन एवरेज जो वैक्सीन बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस समय जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है पैंडेमिक की, उस स्थिति में बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसी जो है इसको जो है जल्दी से जल्दी अप्रूवल्स और जल्दी से जल्दी जो है कई बार फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स एक ही समय पर चलाए हैं जी, ताकि वैक्सीन को जो है अप्रूव करने में और उसको सक्सेसफुल इसकी एफिकेसी देखने में और इसकी सेफ्टी देखने में जो है स्टेजेस को कंबाइन किया जा सके। तो ये जो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जी। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अगले 6 महीने हैं इनमें वैक्सीन हमें जो है मिल जाएगी और उसके बाद जो है जो सब लोगों तक ये पहुंचाने का जो कार्य चलेगा जी। जो दूसरा इनका सवाल था वो नेचुरोपैथी या नेचुरल चीजों पे था जी। उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं नेचुरोपैथी या आयुर्वेद पे प्रकाश डाल सकूं, लेकिन भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इस बात पे काफी जोर दे रहा है और काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है कि हमें जो वार्म वाटर के गार्गल्स हैं या जो काढ़ा जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है जी। या जो दूसरी नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो योगा है, चाहे वो मेडिटेशन है, उन सब चीजों का जो है, चाहे वो प्राणायाम है, इन सब चीजों का भी जो है असर देखने को मिला है और ये काफी सहायक हैं जी प्रिवेंशन में भी और आगे सिम्टम्स को कंट्रोल करने में भी जी। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? अभी इस समय भी हम बिल्कुल स्थिति से बाहर नहीं निकले हैं। अगर मैं जाते जाते एक आंकड़ा और आपको बताता जाऊं तो हमारे देश में अभी भी 71 लोग जो ऐसे हैं जो पर मिलियन हम खो रहे हैं जी। और पॉजिटिविटी रेट और जो मोर्टेलिटी का जो रेट है वो काफी आपस में जुड़ा हुआ है जी। और हमें इस पॉजिटिविटी रेट को कम लाना है और जो हमारा कोफिशिएंट है 0.77 का कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं डेथ पर मिलियन और पॉजिटिविटी रेट का, वो जो है उसको हमने ठीक करना है। और बहुत सारे प्रदेशों में अलग अलग समय पर अलग अलग पीक्स हैं, अलग अलग डेथ रेट्स भी हैं और कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र है या जो पंजाब है, गुजरात है, इन प्रदेशों में हमें और भी ज्यादा ध्यान देना है। और सब लोगों से मेरी यही अपील है कि जो जो आपको एडवाइजरी दी गई है उन सब का इकट्ठे से पालन करें और अपने आप को भी बचाएं कोरोना से और अपने साथियों को भी बचाएं। डॉक्टर धमीजा, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो भी सरकारी दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं कोरोना संक्रमण से बचने का, उनका 100% पालन करिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई या वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती है तब तक मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और समय समय पर अपने हाथों की सफाई करना, यही आपके पास सर्वोत्तम विकल्प है कोरोना महामारी से बचने का। तो इन उपायों को अपनाइए, संक्रमण से बचिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, समाज को खुशहाल बनाइए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।